हाँ जी, पहले देखें सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 50 देख ले। लिखा हुआ है जुपिटर लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन 1 जुलाई 2017 for rupees 500,000. It is being depreciated straight line method over its expected life 10 years. Residual value 20,000. 1st January 2018, following the change in legislation, JL fitted a safety guard to the machine. The safety guard cost 25,000 and useful life 5 years, having no residual value. एक नया एसेट उसके साथ ऐड कर दिया जिसकी कॉस्ट कितनी है 25,000 और उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल। What amount will be charged to profit or loss for the year ended 31st March 2018 in respect of the depreciation of this machine? अब मशीन के साथ अगर कोई पार्ट लग जाए और उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो तो उसकी अपनी डेप्रिसिएशन और मशीन की अपनी डेप्रिसिएशन लेकर दोनों को प्लस कर दें। अगर कभी मशीन के एक से ज्यादा पार्ट हो और सबकी अलग अलग लाइफ हो तो हम ऐसे समझेंगे कि 3 अलग अलग एसेट्स हैं, बट जब उनकी डेप्रिसिएशन बतानी होगी या उनकी कैरिंग अमाउंट बतानी होगी फिर ऐड कर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 5 लाख का एसेट अलग है और 25,000 का एसेट अलग है। अब जब हम बताना कब का है 31 मार्च 2018 को, तो पहले 1 जुलाई 2017 5 लाख का एसेट और एक एसेट कब इंस्टॉल किया उसके अंदर आपने 1 जनवरी को 1/1/2018 को, कितने का 25। ऐसे ही करते हैं ना, जितने एसेट्स है लिखते जाओ। अब 5 लाख को जब डेप्रिशिएट करेंगे तो 5 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टी, कब तक जाना है हमने 31 मार्च 2018 तक। तो 1 जुलाई से मार्च 18 तक कितना टाइम बनता है? बस इसके 9 मंथ की डेप्शन ले लो और इसकी 3 मंथ की डेप्शन। हाँ जी, 5 लाख की डेप्रिसिएशन चेक करो। 5 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितना 36,000। ये डेप्रिसिएशन आ गई 5 लाख वाले की। 25,000 माइनस 0 क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू निल है डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 1250। डेप्रिसिएशन एसओपीएल में जाती है, कैरिंग अमाउंट फाइनेंशियल पोजीशन में बताई जाती है। तो आप इन दोनों को प्लस करके आंसर आ गया। सेफ्टी का कॉस्ट इसका क्या पार्ट है? पार्ट है और क्या। हाँ जी, और बताएं। 46 लिखा हुआ है कि आपके पास दिसंबर 2020 ईयर एंड है। एन एंट्री फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट बता दी, अक्यूमुलेटेड एक्शन बता दी और बुक वैल्यू भी बता दी। द कॉस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 860 मिलियन इंक्लूड 150 मिलियन रिलेटेड टू द फ्री होल्ड लैंड। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। 31st August 2021 the entity purchased and other equipment 100 million। 100 मिलियन का हमने एक और इक्विपमेंट खरीदा। डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा मतलब मंथली बेसिस, यानी जितने महीने होंगे वो 7 महीने लग जाएंगे। यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन दिसंबर 2021। तो पहली बात 860 में से 150 तो माइनस करें ना, क्योंकि इसको हमने डेप्रिशिएट नहीं करना। तो 860 में से 150 माइनस किया, कितना बच गया 700। उसमें से 260 माइनस कर दो जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है,
और जब भी ब्रॉडन पड़ा हुआ है हमने ऐसे शुरू करते थे ना सवाल, जो पहले पड़ा हुआ है ना उसकी हम कॉस्ट माइनस कितना बच गया 450। ये हमारे पास पहले से ही एसेट पड़े हुए हैं, एडिशन कितना किया 100 का। अगर मेथड होता स्ट्रेट लाइन तो कॉस्ट की डेप्रिसिएशन लेते, मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो डेप्रिसिएशन किस पे लेंगे कैरिंग अमाउंट पे, तो इसका ले देंगे 20% और इसका भी 20% मल्टीप्लाइड बाय कब एडिशन हुआ 31 अगस्त को, कितने महीने आएंगे 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक 4 महीने 4/12 90 आता है 450 मिलियन का 90 और 100 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 4/12 6.67 6.6 दोनों को प्लस कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन 96.67 96.6 हाँ जी बताएं। और इसमें क्या करना था, लैंड को माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन लेना 41। ये आप लोगों ने किए हैं या बस ऐसे तुक्के मारे जा रहे हो? 41 वाला तो क्वेश्चन मैंने कल करवा के भेजा था, बस वैल्यू चेंज है। एंटिटी मेक्स इट्स अकाउंटिंग एनुअल दिसंबर, डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, और खरीदा कब था 1/1/2018 को 4 मिलियन। 1/1/21 को the entity concluded that reducing balance method would be more appropriate। पहले स्ट्रेट लाइन है, अब reducing 2021 में पता चला तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अच्छा है, तो क्या करेंगे अगर वो अच्छा है तो पहले बुक वैल्यू फाइंड करेंगे उससे कॉस्ट और उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। आगे वो कहता है द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 years विद रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। सबसे पहले तो उसने खुद ही बता दिया है कि रेट 10% है, पहले 3 सालों की डेप्रिसिएशन लेकर माइनस कर दो 2018 2019 2020 12 लाख टोटल माइनस होगा 4 मिलियन का ले लो 10% 4 लाख 12 लाख आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 लाख तो 4 मिलियन माइनस कर देंगे 3 सालों की डेप्रिसिएशन। 1 साल की डेप्रिसिएशन आ रही है 4 लाख। क्योंकि पहले स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन हर साल की फिक्स आएगी 22 लाख। अब आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी बच गई 28 लाख 28 लाख। अब हमने इसको मानना है कि ये है हमारी कॉस्ट यस और जो उसने नया काम बताया है वो इस पर अप्लाई कर दो। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है और फाइंड क्या करना है, पहले रेट फाइंड कर लो 1 माइनस 1 माइनस आर। कॉस्ट कौन सी लेंगे, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ही अब आपकी कॉस्ट है, और लाइफ 1 बाय, क्योंकि उसने कहा ये रिमेनिंग लाइफ है, क्या उसने खुद बताया है रिमेनिंग लाइफ। अगर उसने न्यू लाइफ है ना, ये नई लाइफ उसने बता दी, तो जब नई लाइफ बता दे तो वही लेते। अगर लाइफ ना बताता तो पता कितना लेते 7 साल, क्योंकि 10 साल पहले लाइफ थी 10% के हिसाब से 29.14 29.14 और जो भी आंसर आ रहा है 28 लाख की वो परसेंटेज ले ले उस साल की डेप्रिसिएशन आ गई 28 लाख मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ठीक होगी बात। और बताएं 47 A non-current asset bought 14 lakh on 1/1/19. It is estimated life 3 years and residual value 200,000. The entity using reducing balance method of depreciation, what would be the carrying amount
2021 की कैरिंग अमाउंट बतानी है। कहां पर खड़े हैं हम? 1119 को। एसेट कितने का आपका? 14 लाख। सर इसकी ट्रिक सवाल में जवाब भी है 3 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 3 साल बाद जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू बचती है वही है। अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो वही फाइंड होगी। 3 साल उसकी लाइफ है ना, 3 साल बाद जो उसकी वैल्यू बचती है वो रेजिडुअल वैल्यू भी वही होती है, फिर बुक वैल्यू बचेगी उतनी। या वैसे सिंपल अगर कोई और सवाल इस तरह से आ जाता है तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन लेकर माइनस कर दो। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करनी, माइनस किए बगैर सवाल हल कर, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा राउंड ऑफ की वजह से। उसके करीब उसके ही आएगा, करीब उसके ही आएगा। और सवाल बताएं, कौन सा? 40? कौन सा? 40। अच्छा, जिसको 40 और 41 नहीं समझ लगा है तो इसका मतलब है वो कल सो रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन कल मैंने करवाए थे, बस वैल्यू चेंज है, सवाल तो यही है। An entity makes up its accounts annually December provided depreciation 10% straight reducing balance method। 1118 को 4 मिलियन उसकी वैल्यू है। कहता है बाद में उसे लगा कि अच्छी डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? पहले आप ऐसा करें 3 सालों के लिए बुक वैल्यू फाइंड करें, और जब भी एस्टिमेशन चेंज होता है सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है पहले, तो 4 मिलियन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको फाइंड करना आता है, मल्टीप्लाइड बाय 0.9 की पावर 3 करो जरा, कितना बनता है? 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.9 की पावर 3, 291600 ये आपके पास कैरिंग अमाउंट आ गई। ये आपके पास क्या आ गई? क्या? नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने 4 मिलियन का पहले लेना है 10%, वो आ जाएगा 4 लाख, फिर माइनस करना है, फिर 10% 3 दफे ऐसे माइनस करना। ये चीजें आपको बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, वो एफसीआर के अंदर जाकर पड़ेगा। ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन डायरेक्ट मेथड आप लोगों के लिए खतरनाक है, अभी पूरा नहीं पता आप लोग, और टाइम भी नहीं है अभी। अच्छा, अब ये बन गई कॉस्ट। अब इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो डेप्शन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन से। उसने डब्ल्यूडीवी से स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन से डब्ल्यूडीवी कर, तो क्या करेंगे? माइनस 500,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, कितना आ गया? कितना आ रहा है? 483200 483200। और सवाल बताएं। तो जब भी चेंज आता है पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लें और उसके ऊपर चेंज अप्लाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, खत्म इसके? 26 26 देखें क्या चीज है उसके अंदर। An item of plant was purchased on 1st April 200,000 and being depreciated 25% or reducing balance method. What would be its residual value after 5 years? सवाल वही है, 5 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू बुक वैल्यू को ही कहते हैं वैसे तो। 5 साल बाद क्या वैल्यू बच जाएगी? रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? लफ्ज रेजिडुअल का मतलब क्या है? बच जाना। वो कहते हैं 5 साल बाद कितनी वैल्यू बच जाएगी, तो करना डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। डायरेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा? 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.75
की पावर 5, ये 1 माइनस रेट होता है। ये बेसिकली अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा नहीं ना, आज शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लग जाता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगता है। हाँ जी, हाँ जी, कितना आ गया? जो भी आ गया आपका आंसर 474609। और वैसे अगर ये नाम बता दो तो क्या करेंगे, हर साल 1 साल की डेप्शन लेकर माइनस, फिर अगले साल माइनस, इसी तरह करते जाओ 5 साल के लिए। अगला सवाल बताएं। हाँ जी, सेल्फ टेस्ट का कोई सवाल नहीं है। फिर चलो क्वेश्चन बैंक के सवाल बताओ। 50 वाला, इसका मतलब एक ही सवाल है। नहीं सर, अच्छा 50 वाला बड़ा क्यों क्वेश्चन नहीं होता? एंड पे बंदा थक जाता है। The cost of machine wrongly included, इधर जरा, cost of machine wrongly included in maintenance cost, cost of machinery wrongly included in maintenance cost। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंस। मेंटेनेंस क्या होता है हमारा? एक्सपेंस। लिखना था एसेट, एक्सपेंस में ऐड कर दिया। Which is the following statement correctly reflected in the impact of the above error? Net assets were understated। बिल्कुल ठीक है, आपने एक एसेट्स को क्या लिख दिया? एक्सपेंस लिख दिया। तो हमारे जो एसेट्स हैं वो कम हो गए या ज्यादा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज अंडरस्टेटेड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडरस्टेट हुए। डेप्रिसिएशन नहीं, आपने क्या किया, एक मशीन में लिखना था ना, तो उधर तो लिखा ही नहीं, तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना था वो आया ही नहीं होगा। अब आगे अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज अंडरस्टेटेड। अब देखें प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया, वजह क्या हुई? आपने एक्सपेंस में ज्यादा लिख दिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज ओवरस्टेटेड, ये नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरस्टेट नहीं हुए। अब इसके ये 3 ठीक है, एक गलत है, और मुझे लगता है उसने ये लिख सवाल ये होगा कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और सवाल बताएं इसमें। 19 कौन सा सवाल? 49। द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020, 2021 और 2022 वर कैलकुलेटेड एट 48,336 और 23520 बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। The depreciation rate used by the calculation of depreciation expenses was, कहता है depreciation का रेट कौन सा इस्तेमाल हुआ हुआ है। अच्छा, इसके ना कई मेथड्स होते हैं। एक मेथड ये कहता है कि आपके पास जो डेप्रिसिएशन है 48,000 पहले आ गई, अगले साल की 3320 आ गई, और उससे अगले साल की 2320 आ गई। अब जो डेप्रिसिएशन है इसका डिफरेंस ले लो या डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हो? डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका क्या है? देखिए, डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कोई कॉस्ट होती है मल्टीप्लाइड बाय रेट होता है मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ईयर जो इसने बताया ही नहीं हुए ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है? क्या मुझे रेट फाइंड करके बताओ। क्या कह रहा है? रेट फाइंड करके बताओ। एक तो डायरेक्ट तरीका है, बैक हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, कि आप ऐसा करें कि एक दफा 20% लेकर चेक कर ले, एक दफा 30% लेकर चेक कर ले, एक दफा, वो आपको पता चल जाएगा। वो तरीकाकार बता देता हूं, देखिएगा।
पहला 20% चेक करते हैं। आप ऐसा करो 48,000 अगर 20% है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 100। पहले साल की डेप्शन अगर 20% है तो कॉस्ट कितनी होगी 100। तो बताएं कॉस्ट कितनी आ गई 2 लाख। अब आप ऐसा करो इस 2,40,000 की 3 सालों की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्शन फाइंड करो। 2,40,000 की डेप्रिसिएशन फाइंड कर लो। ये गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। पहले हमने क्या किया इस 48,000 को क्या माना ये डेप्रिसिएशन है और रेट कितना है तो ये कितने परसेंट अमाउंट है 20%। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय। अब 248,000 का 20% लेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी माइनस करें अगली वैल्यू बताएं कितनी आ गई 240,000 माइनस 48,000 190 मल्टीप्लाइड बाय 20% 38। इसका मतलब है ये 20% नहीं हो सकता। भला क्यों क्योंकि इसमें दूसरे साल की डेप्शन कितनी आ रही है 33,600। फिर आगे चलते हैं 30% के हिसाब से करो 48,000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितनी वैल्यू आ गई 1,60,000। अब 1,60,000 की पहले साल डेप्शन लो दूसरे साल लो और तीसरे साल यहां पर ले लेते हैं 160,000 की पहले 30% डेप्रिसिएशन ली। पहले साल तो वही आनी है। कितना बात क्या बाकी 160 माइनस 48 फिर 30% लें इसका 336 फिर इसको माइनस करके फिर 30% लेंगे। अगर ये तीनों सालों की डेप्रिसिएशन आ जाएंगी तो रेट 30% हो। अब दोबारा सुने हमने किया क्या है हमें उसने 3 सालों की डेप्रिसिएशन बता दी और 3 सालों के रेट भी बता दिए। 3 सालों की डेप्रिसिएशन और 3 सालों के रेट बता दिए। तो हमने क्या किया बारी बारी पहली डेप्रिसिएशन से कॉस्ट फाइंड करके फिर 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करते गए जिस पर हमारा आंसर सही आ जाएगा वो हमारा आंसर। नेक्स्ट बताएं जी क्या 19 19 क्वेश्चन देखेंगे। Hassan purchased specific machine whose life determined in usage of machine hours. Machine was brought 1st March 2022 for rupees 250,000 residual value 20,000 और expected machine hours are 1 lakh. For the year ended March 2022 machine had used 15,000 machine hours. What was the depreciation? ये अच्छी सवाल है कोई। Cost minus residual value divided by total capacity multiplied by annual capacity. ये जब प्रोडक्शन मेथड है डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय एनुअल। कॉस्ट कितनी है 2,50,000 रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15,000 ये आ जाएगी डेप्रिसिएशन। याद रखें यूजेज मेथड के साथ कभी टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। वो जो हम लगाते थे ना स्ट्रेट लाइन में और उसमें 6/12 7/12
यूजेज मेथड में कभी भी टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। कितना आंसर आ गया? 34,000। ये क्या चीज आ गई? और कैरिंग अमाउंट भी फाइंड कर लो, 2,50,000 माइनस 34,500। और अगर 2 साल होते तो 2 सालों की डेप्शन लेकर माइनस करते, क्योंकि माइनस अक्यूमुलेटेड होती है। अभी पहला साल है इसलिए वही माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, 1st October 2021, furniture was capitalized at cost of rupees 80,000. It was estimated that residual value shall be 5,000 at the end of its life. After recording all adjustment and prepared financial statement, it was discovered that fitting cost 6,000 was charged as an expense rather than capitalized. आपको पता है फर्नीचर खरीदेंगे तो उसको जो फिटिंग कॉस्ट होगी वो भी उसके अंदर ऐड करनी चाहिए थी। क्या था? हमने गलती से एक्सपेंस में लिखा। हाउ मच प्रॉफिट वाज अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड ड्यू टू दिस एरर इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब सुनिएगा जरा, आपने एक्सपेंस में कितना लिख दिया? क्या ये एक्सपेंस में लिखना था? अब सुने, इसकी डेप्रिसिएशन तो आएगी ना एक्सपेंस जी। अगर ये 6,000 एसेट में लिखा जाता है, इसकी डेप्शन आनी थी ना, वो तो एक्सपेंस में आनी थी ना। ये जो आपस में बातें कर रहे हैं ये खुद आपस में पढ़ रहे हैं या इधर क्लास में है? इधर फोकस करें। क्वेश्चन क्या चल रहा है ये देखें। आप लोगों ने 6,000 से एक एसेट्स को एक्सपेंस में लिख दिया, डन। एसेट लिखा ही नहीं, एक्सपेंस में लिख दिया। ये वैसे ही हमारा चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 8 एरर्स का। अब आपने अगर इसको सही लिखते, एसेट में लिखते, तो फिर डेप्रिसिएशन तो आती ना इसकी। अब ये आपने एक्सपेंस में प्लस किया हुआ है, गलत किया हुआ है। इसकी वजह से आपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया हुआ है या अंडरस्टेट किया हुआ है? यानी एक्सपेंस में लिखा ही नहीं, सॉरी एक्सपेंस में ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिखने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब होना क्या था, इसकी डेप्रिसिएशन लिखनी थी। डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी? 6,000 डिवाइडेड बाय ईयर एंड क्या है हमारा? जून। और ये काम कब हो रहा है? 1 अक्टूबर 2021 को, मतलब आज से 9 महीने पहले। तो इसको हम 5 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए थी? 6,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12। 900 तो एक्सपेंस में लिखना चाहिए था ना, 900 एक्सपेंस में लिखना चाहिए था, आपने 6,000 लिख दिया। एक्सपेंस में कितना लिखना चाहिए था? 900। हमने कितना लिखा हुआ है? सारा इसे लिख दिया 6,000। तो कितना ज्यादा एक्सपेंस लिखा हुआ है? 5100 से आप लोगों ने एक्सपेंस ज्यादा लिखा हुआ है और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया। और बात समझ रहे हो ना? अच्छा, जब भी एक बात मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जब भी कोई भी एसेट एक्सपेंस में लिख लो या एक्सपेंस एसेट में लिख लो, जो फर्क आता था ना वो हमेशा कैरिंग अमाउंट का आता होता। 6,000 माइनस 900 5100। 6,000 एसेट था ना ओरिजिनल, 900 की डेप्रिसिएशन थी। अगर 6,000 में से 900 माइनस करते तो अमाउंट कितनी आती? 5100। तो कैरिंग अमाउंट तो हुई ना। तो हमेशा कैरिंग अमाउंट का फर्क आता, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन नेट कर। वाले चैप्टर में हम डबल अमाउंट से कर रहे होते थे। हाँ, वो क्या होता था, एक प्रीपेड को एक्रूड लिख दिया है, इसमें तो एक नॉन करंट एसेट को एक्सपेंस लिख दिया है। फर्क भी तो है ना, वो एक ही चीज के अंदर होना होता था। इसमें एसेट और एक्सपेंस दो अलग अलग चीजें। बिल डबल होना था। अगर आपने कोई एक्सपेंस को इनकम लिख दिया है या इनकम को एक्सपेंस लिख दिया फिर उसको डबल सही करेगा। और सवाल बताएं जी। 20 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बसीर कंपनी शोड बैलेंस 3,36,000
नेट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,14,000 एज एट 1/1/2022। 1 अप्रैल 2022 को एक एसेट खरीदा आपने 1,15,000 का, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन 12,000। ये शामिल रहनी चाहिए या नहीं? रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। वो इसके अंदर शामिल करते हैं Yes. और दोबारा ना ऐड करना बस। कहता है 1,15,000 के अंदर 12,000 शामिल है। शामिल है। Basir company normally depreciation its property, plant and equipment 20% reducing balance method. What will be the depreciation December 2022? कोई अच्छा सवाल बताया। आपके पास ये 3,36,000 पहली वैल्यू पड़ी हुई है और नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मतलब ये रिड्यूस कैरिंग अमाउंट हुई। Yes. नया एसेट आपने खरीद लिया कितने का? 1,15,000 का। कहता है मुझे दिसंबर 2022 की डेप्रिसिएशन फाइंड करके बताएं। इसका भी 20% लेंगे, इसका भी 20% लेकर मल्टीप्लाइड बाय 9 क्योंकि ये 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं और जो पहले से पड़ा होता है वो पूरा साल होता है। तो 3,36,000 का 20% कितना आ गया? 67,200 और 1,15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितना आ गया? 1,15,000 17,200। अब इन दोनों को प्लस कर ले। 84,450। ये तो सिंपल सवाल है कि आपके पास ब्रॉडन पड़ा हुआ है। हाँ ये ट्रिकी सवाल वाला कब बनता अगर ये स्ट्रेट लाइन से करवाता तो। स्ट्रेट लाइन से क्या चाहिए होता है हमें? कॉस्ट, और उसने रिड्यूसिंग बात ये उसने नेट करके दे दिया तो 1,14,000 उसमें ऐड कर ऐड देते करना था। ये ऐड कर। क्योंकि उसने हमें कैरिंग अमाउंट दे दी, डेप्रिसिएशन दे दी और कॉस्ट के लिए हमें ऐड करके फिर उसके ऊपर लगाते। और बताएं क्वेश्चन नंबर 24। मुझे लगता है आप लोगों ने सवाल पढ़ा, हाँ नहीं होगा, Yeah. कोशिश करते तो इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं नजर आया मुझे, एक सिवाय इसके वो जो 20% रेट वाला 30% वाला। द प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द रिकॉर्ड ऑफ अमजद एंड कंपनी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। उसने कॉस्ट बता दी 1,721 की, फिर एक एसेट परचेज किया, परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 और 1 दिसंबर 21 अमजद कंपनी परचेज एन अदर इक्विपमेंट 150,000। Amjad and company depreciate plant and machinery 20% reducing balance method। कहता है डेप्रिसिएशन बताओ 30th जून 2022 की। अच्छा एक एसेट आपके पास 2,50,000 का है, कब? 1/7/21 को। इनको खरीदा कब था? 1 अप्रैल 2020। तो इसका मतलब है हमारे साल में आने से पहले डेप्रिशिएट तो करना पड़ेगा ना। कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा? 1 जुलाई से अप्रैल को खरीदा था, सिंपल 1/4/20 को एक एसेट खरीदा 2.5 लाख का। ये जो इस दिन पड़ा ना ये इसकी कॉस्ट पड़ी हुई है, ये उसकी कैरिंग अमाउंट नहीं है। कॉस्ट तो हर साल वही रहती है, खरीदने की डेट उसने नीचे बताई है। 1/4/20 को 2,50,000 का खरीदा। जून 2021 तक क्या कोई और एसेट की खरीदने की बात हुई है? जून 2021 तक। तो मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बन रहा है? 1 अप्रैल 20 से लेकर, बल्कि ये साल से ज्यादा टाइम बन रहा है। 1 अप्रैल नहीं ऐसे करेंगे ना फिर। एक मिनट, सबसे पहले हम इसको करेंगे 30th जून 20 तक, क्योंकि कभी भी छलांग नहीं लगानी, हर साल एंड करके आगे जाना है। मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 3/2 कितनी वैल्यू आ गई? 12,500। कितना बच गया? 237। फिर आपका साल एंड हुआ 30th जून 2021 मल्टीप्लाइड बाय 20%।
475। पहले ये जज करें, उसने हमें बताया कि आपके पास 2,50,000 वाले एसेट पड़े हुए हैं किस दिन 1721 को, यही टाइम है ना, जून 21 और 1721। कहते हैं इसको खरीदा था आपने 1 अप्रैल 20 को। तो हमने, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट। तो आपको उसने कॉस्ट बताई हुई थी, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम कैरिंग अमाउंट ना फाइंड करते, कॉस्ट पर ही डेप्शन ले ले। लेकिन अब हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए 1721 को, तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई इसकी 1। अब हमारा साल शुरू हो रहा है 1721। अब वो कहता है एक और एसेट खरीदा है 1.5 लाख का। कब खरीदा है 1 दिसंबर 21 को। तो यहां पर हम लिखते नहीं एसेट नंबर 2 150,000। जून 22 को किस किस को डेप्रिशिएट करोगे, 1,90,000 को पूरे साल के लिए और 1.5 लाख को 7 महीनों के लिए, क्योंकि वो कब खरीदा है 1 दिसंबर 2021 को और साल का एंड है जून 2022। तो इसका 20% 38,000, इसका 20% मल्टीप्लाइड बाय 7/12 17,000। अब जो पूछा है कैरिंग अमाउंट पूछा है तो इनको माइनस करके बता दो, और अगर डेप्रिसिएशन पूछी है तो 38,000 और 17,500 को, और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछता तो इन सब को प्लस करके बता दो। और इस सवाल के अंदर उसने क्या पूछा है डेप्रिसिएशन, तो 38 प्लस 17 500 55,500। और सवाल बताएं 29। Nakash purchased a machine 1 April 19 2 लाख। It was estimated residual value will be rupees 20,000 और लाइफ है 10 साल। जून 2022 review as the life and residual value was made in accordance with IAS 16 and it was observed that residual value revised 25,000। Estimated total life is 10 साल नहीं 8 साल। 8 साल। कहता है डेप्रिसिएशन फाइंड करें और नियरेस्ट रुपीज में आंसर देना है, पॉइंट में नहीं देना। अब 1 अप्रैल 2019 से लेकर किस दिन तक बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, जून 2022 तक हमारा ईयर एंड है 17। ये इसको चुनते कैसे लगता है चार्जर का, दोबारा थोड़ा हिलाया जुलाया। हाँ पहले बंद था। चले इधर वापस आए, वापस अभी नहीं इधर उधर जाना। इस सवाल के अंदर जो सबसे टेक्निकल बात है ना, मैंने आपको क्या बताया था, जिस साल चेंज आए उस साल की डेट को या उस साल के शुरू की बात की थी, उस साल के शुरू में। अगर आपका ईयर एंड जून 2022 है तो इसका स्टार्ट क्या होगा 1/7/2021। इस दिन आपको बुक वैल्यू चाहिए। आपने एसेट खरीदा कब 2022 को, सॉरी 2019 को, और मेथड कौन सा चल रहा था पहले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। उसके लिए तो हमें रेट भी चाहिए होगा, रेट फाइंड कर ले 1 माइनस आर ओवर सी। क्या हुआ, मैथड नहीं लिखा हुआ तो फिर स्ट्रेट लाइन से करते हैं, लाइन गिवन है ना, फिर स्ट्रेट लाइन से करते हैं। तो मैथड बताया किसने आगे, चलो जिसने भी बताया खत्म करो। अच्छा 2 लाख को, अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड में ना आप इकट्ठा कर सकते हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल को क्लोज करके जाना होगा। 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019
19। कितने का एसेट खरीदा था आपने? 2 लाख का। पहले आओ जून 2019, कैसे डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे? 2 लाख माइनस 20,000 Yes. डिवाइडेड बाय Yes. 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो जरा। 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12 कितना? 500. 4500। क्या बुक वैल्यू बच गई? एक 96,500. 196। 500. फिर अगला साल कब बैंड हुआ? 30 जून 2020। आपने यही डेप्रिसिएशन का मेथड लेना है, बस 3 बाय 12 नहीं करना। आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी कितनी? 18,000. 195। कितना आ गई डेप्रिसिएशन दोबारा? 18,000. 18,000। हाँ जी, 195500 में से 18,000 माइनस किया, 1,77,500. 177। 500. फिर 30 जून 2021 फिर 18,000, 159। 500. अब आगे बुक वैल्यू वो इसी दिन की चाहिए थी ना, Yes. आपको चाहिए थी 1/7/2021, पिछले साल का एंड या करंट ईयर का स्टार्ट। अब आपके पास वैल्यू आ गई 159,500। अब ये समझो कॉस्ट है। अब इसमें से नई रेजुअल वैल्यू माइनस करेंगे 25. और रिमेन लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ, ना चेंज हो तो रिमेन। अब कितने साल गुजर चुके हैं पता है? 10 से जो साल गुजरे हैं वो बताओ। 10 से 2. और ये गुजरे हुए हैं साल, ये भी गुजरा हुआ है, ये भी गुजरा हुआ है, ये भी गुजरा हुआ है। 372. ये 1 साल है, ये 1 साल है और ये 3 महीने है। 2.25 2.25 साल गुजरे हुए। चलो देखते हैं। 25,000 उसकी वैल्यू है माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय, कोई बता सकता है लाइफ उसकी कितनी है? ये सवाल है। थी 10 साल। अब नहीं, वो कहते 10 नहीं होनी चाहिए थी, 8 होनी चाहिए थी। तो 8 रिमेनिंग लाइफ है या टोटल लाइफ है? टोटल टोटल लाइफ है। तो 8 माइनस 2.25 5 पॉइंट। तो इसमें सबसे बड़ा ट्रिक यही था। पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि अच्छा ना, आप समझ रहे हो, ना समझ लगे ना तो ये मजा आता है कि चलो आपने पूछा। आप फुप्पो के घर चले जाएं, तो मैं आपका फुप्पा तो हूं नहीं कि मैं आपको दोबारा समझाऊं। हाँ, ना समझ लगे तो आप करें, मेंटली तौर पर इधर रहा करो। उसमें गुस्सा नहीं आता कि आप सवाल पूछते हो, गुस्सा इस बात पे है कि आप, मैं सवाल करवाई जा रहा हूं, आप दोनों बैठे हो और बाद में जब वापस आते हो तो कहते नहीं सर दोबारा समझाएं। फिर बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर आप तो कहते हैं जितनी दफा मर्जी पूछो। कहने का मतलब कोई और है, तो मतलब है आपको समझ नहीं लग रही, आप एफर्ट कर रहे हो। अच्छा, सवाल ये है, नहीं ये सवाल है भी टेक्निकल, अच्छा सवाल था। देखिए आप, हमने जो सीखा है ना कि जब भी चेंज आए उस साल के शुरू में बुक वैल्यू फाइंड करनी है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये सीखा हमने। उसने कहा जी, उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया ना जून 2022, और अक्सर लोग जून 2022 को बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है। हमने वैल्यू कब फाइंड करनी थी? इस साल के स्टार्ट में। ईयर एंड का स्टार्ट होता है, इस ईयर एंड हमारा जून 2022 है, तो इस साल का स्टार्ट क्या होगा? 1/7/2021। अब 2021 के अंदर हम लोगों ने बुक वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमारे पास 1419 को एसेट खरीदा था, पहले 3 महीने, फिर आगे 2 साल। बुक वैल्यू आ गई 159,500 माइनस नई रेजुअल वैल्यू। रेजुअल वैल्यू चेंज हो जाए तो नई, ना चेंज हो तो पुरानी।
रेजिडुअल वैल्यू चेंज होगी डिवाइडेड बाय लाइफ। अगर नई रिमेनिंग लाइफ बताई हो तो वो लिखेंगे, वरना पुरानी रिमेनिंग लाइफ लिखेंगे। अगर लाइफ चेंज ना होती तो 10 में से माइनस करते 2.25, लेकिन वो कहता है नहीं 8 नहीं 10 नहीं 8 होनी चाहिए थी। अब यहां पर भी एक परेशानी है, 8 अब रिमेनिंग लाइफ है या टोटल 8 होनी चाहिए? टोटल अगर वो कहता है ना आज के बाद 8 है तो फिर 8 में डिवाइड करते, लेकिन वो क्या कहता है टोटल 8 होनी चाहिए थी। इसका मतलब अगर टोटल 8 होती तो 2.25 साल तो गुजर चुके हैं, तो अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी 8 माइनस 2.25, 5.7। माजरत यार दिल पे नहीं लगाना, लगा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मजाक करते हैं यार। कितना है डेप्शन कितनी आ गई? डेप्शन फाइंड ही कर लो, सोची जा रहे हो। 233 233 क्या हुआ? क्या कह रहा? नहीं नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस तो चलता ही रहता है। सोल्यूशन वाला आपके पास बुक नहीं है? सोल्यूशन वो कहता है नहीं, ये इसका जो आपने सॉल्व किया है, सॉल्व किया है जो ये 3/12 क्या किया है? ये पुरानी जो मैंने ऐसे खरीदा ना 2 लाख का, तो पहले 3 महीने बने थे ना, ईयर एंड हर जून में ईयर एंड हो रहा है। 1 अप्रैल से जून तक 3 महीने बने, उनकी डेप्शन ली, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3/12, फिर आगे पूरे साल की। ये 3/12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ना? पहले 3 महीने फिर पूरा साल। और सवाल बताएं जी। 31 जी क्वेश्चन देखिएगा। An asset was purchased by Majid 1st September 21, 2,50,000 is estimated residual value, 10% of cost and useful life will be 20 years. The company adopted sum of years digits method for calculation of depreciation on monthly basis, but accountant has recognized depreciation on 10% reducing balance method. What was the impact on net assets? अब सिंपल क्या करेंगे, उसने कहा था कि अकाउंटेंट ने कोई और मेथड लगा दिया, हमने कोई और मेथड लगा दिया। अब करना क्या, सिंपल दोनों मेथड से बुक वैल्यू फाइंड कर लें, उनको कंपेयर कर, चाहे डेप्रिसिएशन फाइंड कर लें, चाहे अज्यूम करते हैं कि हाँ एक बंदे ने कहा कि जी बुक वैल्यू फाइंड कर ली है 50 बुक वैल्यू, और दूसरा कहता है जी 70 होनी चाहिए। अब ये राइट है और ये रॉन्ग है, इसका मतलब है उसने 20 से ओवरस्टेट कर दिए एसेट्स। 2 मेथड बताए हुए हैं ना, दोनों मेथड से क्या फाइंड करनी है, कैरिंग अमाउंट, और गलत से अगर ज्यादा आया हुआ है तो हम कहेंगे ओवरस्टेट किया हुआ है, और अगर गलत कम आया हुआ है तो हमने कहना है अंडरस्टेट किया हुआ। दोनों से फाइंड कर, ठीक हो गया। और सवाल बताएं, खत्म, चले।